जब भी डेमियन किसी सिचुएशन पर अपना कंट्रोल दिखाता था और ये जताता था कि सामने वाले की जिंदगी उसके हाथ में है, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ ऐसा करता था। लेकिन इस बार उसकी शुरुआती ग्रिन जल्दी ही गायब हो गई। उसकी जगह चेहरे पर गहरी शिकन आ गई। ये साफ था, गैंग लीडर अब सिर्फ अनॉयड नहीं था, वो अंदर तक उबल रहा था और उसकी धमकी बिल्कुल भी खाली नहीं थी। ये गैरी के लिए बुरा था, बहुत बुरा। उसे जरा भी शक नहीं था कि डेमियन अंडरडॉग्स को उसे भूखा रखने का ऑर्डर दे देगा। एक नॉर्मल इंसान बिना खाना खाए 1 हफ्ते से ज्यादा टिक सकता था, एक ऑल्टर्ड शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन गैरी का केस अलग था। उसका सिस्टम उसकी टाइम लिमिट काफी कम कर चुका था। मैंने पैकेज से कुछ नहीं लिया, गैरी चिल्लाया। हालांकि उसकी आवाज कमजोरी की वजह से ज्यादा ऊंची नहीं थी। एक और गैंग थी, उन्हें पैकेज के बारे में पता था। उन्होंने मुझ पर हमला किया और जो भी अंदर था वो ले गए। किसी और ने तुम्हें बिट्रे किया है। हमेशा की तरह गैरी ने अपने झूठ को सच के एक हिस्से के साथ मिला दिया। कम से कम शुरुआत पूरी तरह सच थी। उसे नहीं पता था वो लोग किस गैंग से थे, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम सच में जिंदा नहीं रहना चाहते, है ना? डेमियन ने पूछा और मेटल बार पर एक हाथ रखकर उसे जोर से जकड़ लिया। तुम सीरियसली चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम जैसा घटिया ट्रांसपोर्टर अचानक ऑल्टर्ड बन गया? दुनिया में कोई भी इतना पतला, सस्ता सा हाई स्कूलर स्पॉन्सर नहीं करेगा जो भीड़ में एक जैसा दिखता हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पत्थर के नीचे पैदा हुआ था? डेमियन चिल्लाया और सलाखों को झकझोर दिया। कोई जीनियस भी ये समझ सकता है कि तुमने पैकेज खोला और उसके अंदर वो नया ऑल्टर्ड डीएनए था जिसने तुम्हें ये बना दिया। तुम्हारे पास मौका था, ग्रीनी। अगर तुम सामने आकर अपनी गलती मान लेते तो शायद मैं तुम्हें अपना दूसरा कर्क बना देता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपनी गैंग बना ली, पूरे स्लफ में ट्रबल फैलाया, पिंसर्स को दबाया ताकि लोग इकट्ठा कर सको और मुझे हटाने की कोशिश कर सको जब ग्रे एलिफेंट्स ने हम पर हमला किया। अगर कुछ मानना पड़े तो मैं ये जरूर मानता हूं, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम में हिम्मत होगी या ताकत कर्क को मारने की। लेकिन इतना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तुम अंडरडॉग्स को जड़ से मिटाना चाहते थे। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए हम प्रिपेयर्ड थे। तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस लाए हैं और उसकी कीमत तुम चुकाओगे। दांत भींचे हुए गैरी सोच रहा था कि इसका जवाब कैसे दे। उसे पता था वो ऑल्टर्ड नहीं है, लेकिन अब वो जो भी बोले उसे झूठ ही समझा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि अंडरडॉग्स को भी पैकेज के अंदर की सच्चाई पूरी तरह नहीं पता थी। कर्क, उसे तुम्हारे जैसे इंसान के लिए काम नहीं करना चाहिए था, गैरी बुदबुदाया, इतना धीरे कि डेमियन सुन ही न पाए। उस रात मरना तुम्हें चाहिए था, उसे नहीं। तो फिर मुझे जिंदा क्यों रखा है? गैरी ने ऊंची आवाज में पूछा। जब तुम्हें पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारा कीमती पैकेज लिया है, क्या डेमियन का मकसद सिर्फ उसे नीचा दिखाना था? डेमियन के कंधे हल्के हल्के हिलने लगे। वो हंस रहा था। तुमने कर्क को मारा, मेरे सबसे भरोसेमंद ऑल्टर्ड को। तुम्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? नहीं, तुम उसकी जगह लोगे। बेशक तुम पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। और क्योंकि ऑल्टर्ड डीएनए पहले से तुम्हारे शरीर में है, हमें उसे निकालना होगा। मैंने एक फेवर कॉल किया है। जब वो लोग आ जाएंगे तो असली मजा शुरू होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता हमें क्या करना पड़े। तुम्हारा दिमाग निकालें या किसी और का डालें, 2 बॉडीज को सिल दें, तुम्हारा खून निकाल दें या तुम्हारे ऑर्गन्स किसी और में डाल दें। चिंता मत करो, उन्होंने एश्योर किया है। अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हुआ तो वो मुझे एक और ऑल्टर्ड देंगे। उन्हें तुम्हारे बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने में बहुत मजा आता है। आउटकम कोई भी हो, आखिरी हंसी मेरी होगी। रुको, पैकेज में और भी था, गैरी चिल्लाया जब उसने डेमियन को वार्डन के साथ जाते देखा। मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं वेयरवुल्फ हूं। तुमने खुद देखा है, जो तुम करने जा रहे हो वो काम नहीं करेगा। लेकिन उसके शब्द कानों तक पहुंचे ही नहीं। किसी वजह से गैरी से बात करना डेमियन को और भी ज्यादा गुस्से से भर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसी हालत में उसे बहुत कम लोगों ने देखा था। वो लोग इस वक्त एक अबैंडन्ड पुलिस स्टेशन में थे, कोई पुलिस नहीं थी। डेमियन ने एक डेस्क पर जाकर सिगार जलाई ताकि खुद को थोड़ा शांत कर सके, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक हुई। अगर अंदर आए तो भगवान कसम कोई ठोस वजह होनी चाहिए, वरना तुम उस ट्रेटर के साथ सेल शेयर करोगे। दूसरी तरफ खड़ा आदमी अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाया।
सर माफ कीजिए, आपका बेटा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है बहुत अर्जेंट है। उस हरामी से कहो यहां से दफा हो जाए, डेमियन चिल्लाया, लेकिन दरवाजे का नॉब घूमा। दरवाजा खुला। डेमियन उठ खड़ा हुआ, मुक्का मारने के लिए तैयार, फिर रुक गया, क्योंकि सामने खाई खड़ा था। इस मनहूस रात को हुआ क्या है? डेमियन चीखा। क्या हर कोई मुझे उकसाने पर तुला है? इतना साफ नहीं है कि मेरा मूड खराब है? दरवाजा पीछे से बंद हो गया। मैंने सुना, काय बोला, कि तुमने वुल्फ ऑल्टर्ड को पकड़ लिया है, जो हाउलर्स के साथ था। डेमियन ने नाक से जोर से सांस छोड़ी। वो वापस कुर्सी पर बैठा, डेस्क ड्रॉअर खोला, एक पुरानी शराब की बोतल निकाली और एक शॉट में खाली कर दी। जो सुना है वो सच है, डेमियन बोला, लेकिन इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जब तक तुम उस रैट को ढूंढने में मेरी मदद नहीं करना चाहते जिसने उस पर हमला किया। वैसे उस बारे में वो झूठा नहीं लग रहा था। कई सामने खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका हाथ जेब में गया अपने भरोसेमंद नाइफ पर। उसने हर वर्स्ट सिनेरियो सोचा था और गैरी का पकड़ा जाना सबसे ऊपर था, और इस हालत से निकलने का उसे बस एक ही रास्ता दिख रहा था। मैं क्या बोला, मैंने ही हाउलर्स बनाए थे, अंडरडॉग्स को खत्म करने के लिए, और तुम्हें खत्म करने के लिए। काय के वो शब्द सुनते ही डेमियन ने अपने विस्की ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई। वो न हिला न पलक झपकी। जिंदगी के ज्यादातर सालों में ब्लॉन्ड टीनेजर इसी पल का इंतजार करता आया था, उस पल का जब वो कबूल कर सके कि उसके पिता ने जिंदगी भर जो कुछ भी खड़ा किया था उसे बर्बाद करने वाला वही था। बेशक उसकी कल्पना में यह खुलासा बिल्कुल अलग हालात में होना था, लेकिन फिर भी इस वक्त इस कमरे में अपने पिता की आंखों में जमी ठंडी नफरत को देखकर उसे लगा कि इतने साल उसके साए में जीना शायद वर्थ इट था। क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? काय ने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए पूछा। जिस आदमी से वो सालों तक डरता रहा था, वो अचानक कमरे में थोड़ा छोटा सा लगने लगा। मैंने ही हाउलर्स बनाए थे, मैं और तुम्हारा वो ट्रांसपोर्टर, हम दोनों मिलकर तुम्हारे बनाए हर ढांचे को तोड़ रहे थे। काय ने धीरे धीरे बोला, हर शब्द पर जोर देते हुए, और ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तब तक चलेगा जब तक मैं तुम्हारी एक एक चीज तुमसे छीन न लूं। उसकी बात पूरी होते ही डेमियन ने ग्लास को इतनी ताकत से दबाया कि वो वहीं चकनाचूर हो गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। लगातार बिना झपके वो अपनी कुर्सी से उठा, टेबल पर झुककर सीधे अपने बेटे की आंखों में घूरा। उसे उम्मीद थी काय डर जाएगा या इसे कोई बीमार मजाक बता देगा, लेकिन दोनों बस खामोशी से आमने सामने खड़े रहे। थू थू। अपने गुस्से को शब्दों में न डाल पाने पर डेमियन ने उसे एक्शन में बदल दिया। उसका खून से सना मुक्का सीधे काय की तरफ गया। टक्कर लगी और टीनेजर कुछ कदम पीछे जा गिरा, लेकिन वो मुक्का उसके चेहरे पर नहीं लगा था। काय ने दोनों फोरआर्म्स क्रॉस करके हमला ब्लॉक कर लिया था। फिर भी उसकी बाहें दर्द से कांप रही थीं। वार बेहद भारी था। डेमियन कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था, मसल्स ट्रेन थे और वो नेचुरल हैवी हिटर था। बॉक्सर्स के बीच एक कहावत थी, एक ही वेट में भी पंच की ताकत जमीन आसमान हो सकती है, और काय ने अपने पिता की ताकत को खुद महसूस किया था। मुझे पता था तुम मेरे चेहरे पर मारोगे, काय मुस्कुराते हुए बोला। सालों में मैंने तुम्हें इतना ऑब्जर्व किया है कि शायद मैं तुम्हें तुमसे भी बेहतर जानता हूं, सिर्फ इसी पल के लिए। धीरे धीरे डेमियन डेस्क के ऊपर चढ़ने लगा। साथ ही उसने अपनी सूट जैकेट उतार दी। नीचे टाइट सफेद शर्ट थी। नाशुक्रे हरामी, वो गर्जा, मैंने तुझे अंडरडॉग संभालने के लिए पाला था, उन्हें जलाकर राख करने के लिए नहीं। गुस्से में उसने डेस्क पर मुक्का मारा। एक किनारा टूटकर गिर गया। उसके नकल्स लाल थे, लेकिन हाथ बिल्कुल ठीक था। उसने जिंदगी में कई बार अपने नकल्स तोड़े थे, अब वो खुद हथियार बन चुके थे। ये देखकर काय ने भी स्टैंस ले लिया, जिस पर डेमियन हंस पड़ा। ये क्या है? लड़ना सीख रहा है, और मैं समझता था तू एक बेकार ब्रैट है। रुक, मत बता। तूने लड़ना सीखा सिर्फ मुझे हराने के लिए। डेमियन ने ताना मारा और दौड़कर मुक्का चलाया, ये जानते हुए कि अगला वार वो जेल नहीं पाएगा। काय नीचे झुका, एक हाथ जमीन पर, और पैर उठाकर डेमियन की साइड पर किक मारी। वार सॉलिड था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने किसी मोटे पेड़ को लात मारी हो। उसी पल डेमियन ने एल्बो से उसका पैर दबोच लिया। मजबूती से पकड़कर वो घूम गया। काय का दूसरा मुक्का उसके चेहरे की तरफ आ था। डेमियन ने उसे भी पकड़ लिया। अब दो जगह से उसे थामे हुए उसने काय को उठाया और पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ दौड़ा।
दरवाजे तक पहुंचते ही उसने छलांग लगाई और खाई को सीधे दरवाजे के पार दे मारा। दरवाजा हिंज से उखड़ गया, फर्श पर गिरे दरवाजा भी और खाई भी। ये वार इतना भारी था कि खाई की सांस पूरी तरह निकल गई। वो उठने की हालत में नहीं था, और अगर होता भी तो चारों तरफ कई अंडरडॉग्स मेंबर्स उसे घेर चुके थे। मैं सोच रहा था आखिर तुझे ये सब करने पर किसने मजबूर किया, डेमियन बोला। अब समझ आया, वो औरत थी है ना? तब से ही तू ये सब प्लॉट कर रहा था। मैंने हमेशा तुझे ब्रैट समझा, और वही मेरी गलती थी। अब दिख रहा है तू आदमी बन चुका है, तो सजा भी आदमी जैसी ही झेलेगा। सेल के अंदर गियब भी इंतजार कर रहा था। अपने हेल्थ को देखकर वो समझ गया 2 घंटे बीत चुके थे। वो सोच रहा था क्या बोले कि उसे बाहर निकाला जाए या कम से कम कुछ खाने को दिया जाए, लेकिन आने वाले डेमियन नहीं थे। 2 अंडरडॉग्स मेंबर्स थे और वो अकेले नहीं थे। वो किसी को पैरों से घसीटते हुए ला रहे थे। तुम दोनों यहीं सरो, उनमें से एक ने कहा, और सेल का दरवाजा खोलकर उस इंसान को अंदर फेंक दिया। जब गैरी ने देखा तो उसकी आंखें फैल गई। फर्श पर पड़ा था, बुरी तरह पिटा हुआ, नील और जख्मों से भरा हुआ। गैरी को एक पल के लिए लगा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। क्या भूख की वजह से उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे? क्या वो उस एक इंसान की इमेज अपने सामने वाले कैदी पर थोप रहा था, जिसे वो मानता था कि शायद वही उसे इस हालात से बाहर निकाल सकता है? लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी वो टीनेजर बिल्कुल अपने अपर क्लासमैन जैसा ही दिख रहा था। थोड़ा वक्त लगा, फिर आखिरकार वो होश में आने लगा। गैरी, काई ने बुदबुदाते हुए कहा, सेल के अंदर अपने दोस्त को देखते हुए। उठने की कोशिश करते ही वो झटका खा गया। पूरा शरीर अब भी दर्द कर रहा था, खासतौर पर उसकी छाती। मैं कितनी देर से बेहोश था? ब्लॉन्ड टीनेजर ने कमजोर आवाज में पूछा, सेल के चारों ओर नजर घुमाते हुए। जो 2 गैंग मेंबर्स उसे घसीट कर लाए थे वो अब जा चुके थे। सेल में सिर्फ ये दोनों थे। ज्यादा नहीं, गैरी ने जवाब दिया, आधे घंटे से भी कम। एक तरफ उसे अच्छा लग रहा था कि वो अब अकेला नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसे खाई की चिंता भी हो रही थी। उसके उलट उसका अपर क्लासमैन एक नॉर्मल ह्यूमन था। इतनी बुरी मार के बाद उसे ठीक होने में वक्त लगने वाला था। फिर भी अपनी चोटों के बावजूद खाई ने कमरे को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बार्स खींचना, लॉक देखना, पॉकेट्स टटोलना, ब्रिक्स में ढीलापन ढूंढना। कृपया मेरे ज्यादा पास मत आओ। गैरी अचानक पीछे हट गया। उसकी आवाज में हल्का डर था। मैंने काफी देर से कुछ खाया नहीं है। खुशकिस्मती से भूख की जलन के बावजूद वो अभी भी रैशनल सोच पा रहा था। अगर कोई और अंडरडॉग्स मेंबर होता तो शायद वो उस पर छपट पड़ता, लेकिन अभी वो खुद पर काबू रख पा रहा था। फिर भी उसे नहीं पता था कि ये काबू कब तक टिकेगा। बेहतर यही था कि उसका अपर क्लासमैन उसे टेम्पटन करे, खास तौर पर इस हालत में। गैरी को उम्मीद थी कि खाई की इंटेलिजेंस इतनी तो होगी कि वो दूरी की वजह समझ जाए बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। खाई ने बस सिर हिलाया, एक कदम पीछे गया और एक गहरी सांस लेकर फर्श पर बैठ गया, जहां वो सोच में डूब गया। What the hell, खाई? गैरी दंग रह गया। क्या तेरे नर्व स्टील के बने हैं? कम से कम ये तो बता कि तुझे पीटा क्यों गया, तुझे यहां क्यों फेंका गया? क्या उन्हें पता चल गया कि तू भी हाउलर्स में है, या ये सब मुझे बाहर निकालने का कोई प्लान है? वेयरवुल्फ ने अपने नए साथी को घूरा, लेकिन उसे बस यही दिखा। खाई नाखून चबा रहा था, कभी कभी इधर उधर देख रहा था और पूरी तरह चुप था। आखिरकार गैरी से रहा नहीं गया। तुम्हारे साथ क्या हुआ, काय? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? और बाकी लोग? कुछ पल के लिए खाई रुका और गैरी की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, उसकी आंखों में गैरी के लिए इरिटेशन था। मैं यहां आया हूं, काय ने कहा, क्योंकि कोई है जो यह साबित करने पर तुला है कि वो एक जगह चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, और जिसे अपेरेंटली बेसिक ऑर्डर्स इग्नोर करने में मजा आता है। मुझे माफ कर दो, गैरी हकलाया। वो ऐसे रिएक्शन के लिए तैयार नहीं था। मुझे पता है ये बेवकूफी थी, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को चोट लगे। वाह, बहुत बढ़िया, काय ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास एक प्लान था। हम अंडरडॉग्स को पूरी तरह खत्म करने के करीब पहुंच चुके थे, और वो भी अपने लिए रिस्क मिनिमम रखते हुए। मैंने बस इतना मांगा था कि मुझे थोड़ा समय दो सब कुछ परफेक्ट करने के लिए। ईमानदारी से कहूं, मुझे नहीं पता कि जो तू बन चुका है उसने तुझे इनविंसिबल महसूस कराया, या फिर तू सच में मरने की इच्छा लेकर अकेले उस पर चढ़ दौड़ा। काय के शब्द गैरी को चुभ गए।
वो पहले ही खुद को हर तरह से दोष दे चुका था, और अब अपने दोस्त से भी डांट सुनना जब दोनों इस सेल में फांसे थे, ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। खासतौर पर इसलिए क्योंकि उसे लगा कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूं, ठीक है, गैरी पलटकर बोला। मुझे कैसे पता चलता तुम्हारा ब्रिलियंट प्लान क्या है, जब तुमने कभी कुछ साफ साफ बताया ही नहीं? मुझे लगा था हम इस सब में साथ हैं, लेकिन हाल ही में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बस एक डिस्कार्डेड पॉन हूं, जिसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं। मैं कोई कुत्ता नहीं हूं जो तुम्हारे जंप बोलते ही कूद पड़े। शायद शुरुआत में हमारा रिश्ता ऐसा ही था, लेकिन मुझे लगा हम दोस्त बन चुके हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग खतरनाक काम करो। अब खाई एक और वजह से चुप था। उसे पता था गैरी की बातों में कुछ सच्चाई थी। उसे डर था कि गैंग वॉर वाली रात के बाद गैरी कोई इरेशनल कदम उठा सकता है, लेकिन उसने इस बात को अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि गैरी अंडरडॉग्स के खिलाफ कितनी हद तक जा सकता है। और यह भी सच था कि कभी-कभी वो दूसरों को पॉन्स की तरह ट्रीट करता था, हालांकि गैरी जो सोचता था उसके उल्ट। काई कभी भी अपने किसी पीस को सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं था, और यही वजह थी कि वो खुद यहां आया था। देख, गैरी ने आगे कहा, तुम जानते हो मैं अंडरडॉग्स को क्यों मिटाना चाहता हूं। तुम जानते हो मैं इस सब के लिए कमिटेड हूं। लेकिन उल्टा क्या? मैं तुम्हारे बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता। मुझे डर था कि तुम ज्यादा देर तक हेजिटेट करोगे या सोचोगे कि हमने काफी कुछ हासिल कर लिया है। अगर डेमियन भाग जाता जब तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहे होते तो? मैं फिर से माफी मांगता हूं तुम्हारा प्लान बिगाड़ने के लिए। तुम जानते हो मैं दिमाग चलाने में खास अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मैंने देखा है अंडरडॉग्स कितना नुकसान करते हैं, खासतौर पर अब जब वो थ्रेटन्ड महसूस कर रहे हैं। मैं उन्हें रोकना चाहता था इससे पहले कि सब और बिगड़े। मुझे पता था ये रिस्की है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग इन्वॉल्व्ड हो। मैंने कभी तुम्हें कुत्ता या पॉन नहीं समझा, काय ने गहरी सांस लेकर कहा। और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे साथ काम करने वाला ऐसा महसूस करे। मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता। अगर कभी आगे चलकर मैं तुम्हें ऐसा फील कराऊं, तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सीधे मौत के ट्रैप में सिर के बल नहीं कूदोगे। गैरी चुप रहा, वो सुनता रहा। काय की आवाज से साफ था कि वो सिंसियर था, लेकिन फिर भी वेयरवुल्फ को एहसास हुआ कि शायद वो ये प्रॉमिस निभा नहीं पाएगा। मुझे उम्मीद है मैंने बाकियों को भी ऐसा फील नहीं कराया होगा। वैसे, काय ने आगे कहा, उन्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इसलिए पता था क्योंकि मैं अंडरडॉग्स का मेंबर था। और उन बेवकूफों को जानते हुए, अगर उन्हें पता चला हमारे साथ क्या हुआ, तो वो हमें बचाने आ जाएंगे और शायद मुझसे भी बुरी हालत में फंस जाएंगे। अब सोचता हूं तो काई हल्के से हंसा। हमारी दोनों गैंग सुइसाइडल टीनेजर्स से भरी हैं। गैरी भी मुस्कुरा दिया। वो इसका खंडन नहीं कर सकता था। ओलिविया ही अकेली है जो सब जानती है, काई ने कहा। उसी ने मुझे बताया था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे खुद डील करने दो। हाँ, वो हंसा। कभी कभी मैं भी अपने डियर लीडर जितना ही मूर्ख होता हूं। लेकिन गैरी, उसने गंभीर होकर कहा, मैं यहां तुम्हें कुत्ते की तरह ले जाने नहीं आया हूं। शुरुआत भले ही अजीब रही हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें ऐसा इंसान मानता हूं जो मेरी पीठ देखेगा, और बदले में मैं भी हमेशा तुम्हारी पीठ देखूंगा। मैं ये सब तुम लोगों को सब खत्म होने के बाद बताना चाहता था, लेकिन तुम सही थे। मुझे पहले बता देना चाहिए था। तुम पूरी सच्चाई डिजर्व करते हो, ये जानने की कि मैं अंडरडॉग से इतनी नफरत क्यों करता हूं, और क्यों मैंने सालों तक प्लान्स बनाए डेमियन हॉक को गिराने के लिए। उस हरामी को जो खुद को मेरा पिता कहता है। उस रात ना खाइल और ना ही उनकी माए होटल से बाहर निकली। अगले कई दिनों तक चारों साथ रहने लगे। दोनों औरतें बारी बारी से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती। इसी तरह उन सब का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता चला गया। लेकिन टीनेज बॉय कोई बेवकूफ नहीं था। वो जानता था ये खुशहाल फैमिली लाइफ एक न एक दिन खत्म होनी ही थी। आखिरकार ये पहली बार तो नहीं था जब ऐसा हुआ हो। फिर भी जब तक ये चला, वो खुश था, और उसे पता था अगर सब कुछ नॉर्मल भी हो गया तो भी वो मरी को स्कूल में देख पाएगा। एक दिन जब काइल और मरी साथ साथ स्कूल से लौटे, तो उन्होंने मरी की मां को देखा, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए हुए, जो खाई की मां से बात कर रही थी। क्या तुम सच में श्योर हो? ब्लॉन्ड औरत एलेनर ने पूछा।
ये नाम खाइल की मां पर पूरी तरह जंचता था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अपने बेटे की तरह एलेनर हैम्पर भी इस दिन से डर रही थी। डर कि कहीं उसकी बचपन की दोस्त एक बार फिर उस हरामी के छांसे में ना जाए। तुमने उसका मैसेज देखा एली? किकी ने कहा। उसने बताया कि वो एंगर मैनेजमेंट थेरेपी जा रहा है। उसके थेरेपिस्ट के हिसाब से वो काफी बेहतर हो चुका है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है जिस पल वो आवाज ऊंची करेगा मैं उसे छोड़कर जा सकती हूं। मुझे भी पहले भरोसा नहीं हुआ था, उसने आगे कहा, लेकिन उसने अपॉइंटमेंट्स दिखाए, सब कुछ इस बार सच में अलग होगा। वो फोन पर रो भी रहा था। हमेशा मदद करने के लिए थैंक यू। सच में मैं प्रॉमिस करती हूं हम तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। वीकेंड पर ब्रंच रखते हैं और जब तुम खुद देख लोगी कि मैं ठीक हूं तो तुम्हें भी चैन मिलेगा। एलेनोर के चेहरे पर अब भी शक था, लेकिन आखिरकार उसने अपनी दोस्त को एक हल्की मुस्कान दे दी। वो पहले भी किकी को समझाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार ये नामुमकिन ही साबित हुआ था। अपना फोन हर वक्त अपने पास रखना, एलेनोर ने कहा, और प्रॉमिस करो जैसे ही लगे वो कुछ गलत कर रहा है मुझसे कांटेक्ट करोगी। दिन हो या रात मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जरा सा भी तुम पर चुजलाए, कॉल करना, टेक्स्ट करना या सीधे मेरे पास आ जाना। ये कहते हुए उसने किकी का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। मरी की मां ने सिर हिलाया और अपने व अपनी बेटी के सामान से भरे बैग्स उठा लिए। जाने से पहले उसने खाइल की तरफ देखा। थैंक यू, मिसेस डिग्रिस ने कहा, मेरी मरी का इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए। इन मुश्किल हालात में यह जानना अच्छा लगता है कि कोई और भी है जो उसका उतना ही ख्याल रखता है जितना मैं। खाइल हल्का सा शर्मा गया। दरवाजे से निकलते वक्त वो मरी का चेहरा देख पाया। उसकी मां मुस्कुरा रही थी, लेकिन मरी की आंखें फैली हुई थी। वो हिली हुई लग रही थी। स्पष्ट था वो इस जगह को छोड़कर अपने पिता के पास वापस जाना नहीं चाहती थी। उसे उसके बदलने पर कोई भरोसा नहीं था। मां, काइल ने मायूसी से पूछा, हमारे पास बहुत पैसा है ना? तो हम उनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? आप पहले से ही उन दोनों के रहने की जगह का खर्च उठा रही थी, तो हम ऐसे ही क्यों नहीं रह सकते? ओ काय, एलेनोर ने आह भरी। उसने बेटे के बाल सहलाए, उसी नाम से पुकारते हुए जो वो उसे देना चाहती थी, ना कि वो जो उसके पिता ने जिद करके रखा था। काश ये इतना आसान होता। मान लो किकी उस हरामी को छोड़ भी दे, तो भी वो उसे यूं ही जाने नहीं देगा। वो स्लफ में उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा नरक बना देगा। शायद उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये होगा कि वो शहर छोड़ दे, दुनिया के दूसरे छोर पर भाग जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और फिर भी उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे डर है वो आदमी उसे ढूंढ ही लेगा। उसकी रेपुटेशन और ईगो उसे ये अलाउ नहीं करेंगे कि कोई औरत उसे छोड़ दे। बिलीव मी, उसने कहा, मैंने बहुत सोचा है कि उनकी मदद कैसे की जाए, लेकिन ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसे पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। और वैसे भी जो पैसा मैंने उन्हें रहने के लिए दिया वो सच में हमारा नहीं है। ये सुनकर खाइल समझ गया। भले ही उसे सारी डिटेल्स न पता हो, लेकिन उसकी मां ने उसे बताया था कि उसके पिता का अंडरवर्ल्ड से रिश्ता था। कभी कभी वो मान लेता था कि शायद यही वजह थी कि डेमियन उससे ज्यादा जुड़ाव नहीं रखता था, या शायद ये बस उसकी अपनी चाह थी, एक पिता जैसी मौजूदगी की। उसे याद आया पिछली कुछ बार जब उसने अपने पिता को देखा था, वो भी उसके बर्थडेज पर, और वो भी मुश्किल से 1 घंटे के लिए। उसके बाद डैमियन बिजनेस के नाम पर चला जाता था। धीरे धीरे खाइल को आदत हो गई, प्रायोरिटी बनने की नहीं, बल्कि एक खोड़ होने की। उसे मरी के पिता भी याद आए, उसका पिछला बर्थडे, एक भारी भरकम आदमी जिसे देखकर ब्रूट शब्द याद आ जाए। और वो कोई साधारण अंडरडॉग्स मेंबर नहीं था, बल्कि इनर सर्कल का हिस्सा। जहां तक उसकी मां के गिल्ट की बात थी, वो इसलिए था क्योंकि अनजाने में उसी ने किकी को अंडरडॉग्स की दुनिया से मिलवाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दोनों को प्यार हो जाएगा या उनका बच्चा होगा। शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो आदमी उसकी बचपन की दोस्त को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस था। मां की सोच के बावजूद खाइल ये सोचने लगा कि क्या कोई रास्ता है इस पूरे मेस से निकलने का। उसके दिमाग में कुछ आइडियाज भी आए। इसके बारे में सोचो भी मत, एलेनर ने उसे डांटा। उसके चेहरे की हल्की सी स्mirk वो पहचान गई थी। ये एडल्ट्स का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। ये जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। मां की सख्त आवाज सुन, जो बहुत कम ही होती थी, खाइल ने अपने आइडियाज छोड़ दिए। उसे भरोसा था वो सही जानती है। आखिरकार
उसे पता था अपनी इंटेलिजेंस वो किससे लाया है। अगला हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल बीता। वो स्कूल में मरी के साथ समय बिताता रहा। मैरी उसे बताती रही घर में क्या हो रहा है। उसे अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन कम से कम उसके पिता की आवाज में गुस्सा कम था। मरी को एक एंगर मैनेजमेंट थेरेपी सेशन में घसीट कर ले जाया गया था, जहां उसके पिता ने उससे और मिस डिग्रेस से माफी मांगी थी। मैरी के मुताबिक उसकी मां कुछ और सेशंस में भी उसके साथ गई थी। फिर 10वें दिन कुछ अजीब हुआ। जब खाइल अपनी सीट पर बैठा, मरी वहां नहीं थी। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन क्लास शुरू होने के बाद भी वो नहीं आई। उसने टेक्स्ट किया, पूछा कि कहीं वो बीमार तो नहीं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। पहला पीरियड खत्म होते ही वो टीचर के पास गया, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। ना कोई सिक नोट, ना पेरेंट्स की कॉल, कुछ भी नहीं। तुरंत काइल ने अपनी मां को फोन किया। मां ने बताया वो उनका ख्याल रख रही है, उन्होंने फिर से होटल बुक किया है। यह सुनकर वो थोड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही बेचैन भी। लग रहा था साइकिल फिर से शुरू हो गई है, इस बार बहुत जल्दी। पिछली बार वो महीनों तक उसके साथ रहे थे, लेकिन इस बार मुश्किल से कुछ दिन ही बीते थे। काइल ने मरी को एक और टेक्स्ट किया कि वो उसकी तरफ से एक्सक्यूज दे देगा और होमवर्क बाद में ले आएगा। स्कूल खत्म होने के बाद वो होटल पहुंचा, और जैसे ही उसने मरी को देखा, उसका बैग हाथ से गिर पड़ा। मरी की नाक से खून बह रहा था और उसकी एक आंख सूजी हुई थी। ये उसने ऐसा क्यों किया? एंगर मैनेजमेंट थेरेपी, बकवास। उस घटिया इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अपनी ही बेटी पर हाथ उठाया? कायल के दिमाग में पागलपन भरे ख्याल दौड़ रहे थे जब उसने मरी की हालत देखी, और ये तो सबसे हल्के ख्यालों में से थे। काइल अच्छी तरह जानता था कि मिस डिग्रेस और मरी के पिता का रिश्ता सिर्फ एक शब्द में बयान किया जा सकता है: अब्यूज। एक तरफा रिश्ता, घरेलू हिंसा से भरा हुआ। यह साइकिल उसे अब याद हो चुकी थी। डिग्रेस परिवार का उस आदमी से झगड़ा, उसकी अपनी मां का उन्हें किसी होटल में ठहराना, फिर मरी और उसकी मां का उनके साथ रहने आ जाना, और फिर वक्त बीतने के बाद मरी की मां का उस हरामी को माफ कर देना और वापस उसके पास लौट जाना। इस साइकिल में सिर्फ एक चीज बदलती थी, हर बार इसके दोहराने में लगने वाला वक्त। लेकिन इस बार उसने पहले से भी ज्यादा हद पार कर दी थी। मैरी की सूजी हुई आंख, उसकी बहती नाक और उसकी अपनी मां को उसे पट्टी करते देख काइल के अंदर कुछ उबलने लगा। वो कभी हिंसक बच्चा नहीं रहा था। डेमियन का बेटा होने के बावजूद एलिनोर ने उसे समझदार इंसान बनाकर पाला था। ऐसा इंसान जो वायलेंस का सहारा न ले, चाहे दुनिया कैसी भी हो। अपनी मां को निराश न करने के लिए काइल कभी किसी लड़ाई में नहीं पड़ा, कभी किसी और को दर्द पहुंचाने की इच्छा नहीं की। लेकिन जिस लड़की को वो अपनी बहन जैसा मानता था, उसकी ये हालत देखकर पहली बार उसने सिर्फ उस आदमी को चोट पहुंचाने की कामना नहीं की। नहीं, वो चाहता था कि वो मरे, और सबसे क्रूर तरीके से। उसका खून उबल रहा था, इतना कि वो मरी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसका दिल और ज्यादा टूट गया जब मारी ने उसकी तरफ देखा, और दर्द से कराहते हुए भी एक टूटी फूटी मुस्कान उसके लिए जबरदस्ती ओढ़ ली। एली, तुम सही थी। किकी डिग्रेस पर बैठी रो रही थी। उसके कांपते हाथों में वाइन की बोतल थी। मुझे बहुत पहले तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर पहली बार के बाद मैं उसे छोड़ देती, तो शायद आज ये सब नहीं होता। काइल ने उसे पहले कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था, चाहे उस आदमी ने उसके साथ क्या ही किया हो। किकी हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करती थी, शायद अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए। लेकिन इस बार नहीं। इस बार उस आदमी ने आखिरी सीमा भी पार कर दी थी। मरी की मां पूरी तरह टूट चुकी थी, अपनी खुद की चोटों को भी नजरअंदाज करते हुए। अब तक सिर्फ काली आंख या हल्की चोटें होती थी, लेकिन इस बार उसके हाथ की सूजन बता रही थी कि उसकी हड्डी टूट चुकी थी। किकी, पहले हॉस्पिटल चलते हैं, एलेनर ने कहा। उसकी आवाज सामान्य लग रही थी, लेकिन काइल एक बेटे के तौर पर उसकी ऊंची पिच को नजरअंदाज नहीं कर पाया, यहां तक कि वो भी हिंसा की इस हद से हिल गई थी। और फिर किकी चिल्लाई और बॉटल जमीन पर दे मारी। आखिरकार मुझे उसके पास वापस जाना ही पड़ेगा। हम उस हरामी से भाग नहीं सकते। अगर हम ज्यादा देर यहां रुके तो वो हमें ढूंढ लेगा। अगर भाग भी जाएं, अंडरडॉग्स हमारा पीछा करेंगे। पूरी जिंदगी भागते रहना पड़ेगा। बताओ एली। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उस मॉन्स्टर के सामने अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? किकी डिग्रेस न तो बेवकूफ थी, न ही भोली। पहली बार शायद वो झूठे वादों में फांसी हो, लेकिन उसके बाद नहीं।
वो जानती थी कि वो फंसी हुई है, और अगर उसने सच में रिश्ता तोड़ा तो अंजाम क्या होगा। अब तक उसकी एकमात्र उम्मीद यही थी कि शायद वो आदमी बदल जाए, और एकमात्र सुकून कि उसने कभी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कम से कम आज से पहले तक। मुझे इससे बाहर निकलना होगा, किकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे मरी को बचाना होगा। प्लीज मेरी मदद करो। एलेनोर झूठ नहीं बोल सकी। अगर कोई रास्ता होता तो वो बहुत पहले बता चुकी होती। इस वक्त कुछ भी कहना बस झूठी उम्मीद देना होता। मरी की ड्रेसिंग पूरी करके उसकी मां ने नजर से खाइल को इशारा किया कि वो मरी को दूसरे कमरे में ले जाए। बिना कुछ बोले खाइल ने उसे संभाला, और जैसे ही वो कमरे में पहुंचे मरी रो पड़ी, बिल्कुल अपनी मां की तरह। काश वो आदमी इस दुनिया में होता ही न, खाइल ने सोचा, जब वो मरी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ दिन बीत गए। हॉस्पिटल के बाद मिसेस डिग्रेस को एक रात वहीं रखा गया था। अब दोनों के चेहरों की सूजन कम हो चुकी थी, और उस घटना के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। सब कुछ बिना कहे समझ में आ रहा था। खाइल बस उसके साथ रहा ताकि उसे उस दिन को याद न करना पड़े। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। जब मिस डिग्रेस को एक मैसेज मिला, वो फिर से रो पड़ी। एलेनर ने अपना फोन देखा और उसका दिल बैठ गया। उसे भी वही मैसेज मिला था, अंडरडॉग्स की तरफ से। मैसेज में लिखा था, जल्द ही एक फ्यूनरल होने वाला है। इतना फॉर्मल नोटिफिकेशन सिर्फ दो हालात में आता था, या तो एक साथ कई लोग मरे हों, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान। ऐसे मामलों में पूरे परिवार की मौजूदगी जरूरी होती थी। खाइल एलेनर के साथ जाएगा, और किकी वो मरी को भी आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आए तो सवाल उठेंगे, और तब कोई नहीं जानता वो आदमी क्या करेगा। फिलहाल सबको यही लग रहा था कि हमेशा की तरह सब नॉर्मल हो जाएगा, कि किकी और मरी वक्त के साथ उसके पास लौट जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं आई तो हालात और बिगड़ सकते थे। मैं क्या करूं? किकी ने पूछा। क्या उस दिन मुझे उसके पास वापस जाना चाहिए? शायद तुम मरी को अपने पास रख लो, मैं कोई बहाना बना लूंगी। एलेनोर को यह आइडिया पसंद नहीं आया। वो नहीं चाहती थी मरी फिर कभी उस घर के पास भी जाए, लेकिन उसे डर था। मरी ही किकी को जिंदा रखे हुए थी। अगर दोनों अलग हुई तो हालात कहां तक जा सकते हैं, कौन जानता है। आखिरकार कोई ऑप्शन नहीं बचा। फ्यूनरल का दिन आ गया। एक बड़ा रेंटेड हॉल, हर कोई काले सूट्स में, खाइल भी। वो रूम को स्कैन कर रहा था। उसका मन था अपने पिता से बात करने का, लेकिन वो लगातार लोगों से घिरा हुआ था। खाइल अब कई कॉफिन्स के पास खड़ा था, जिन पर मरे हुए लोगों की तस्वीरें लगी थी। काफी लोग मरे थे, जिससे उसके पिता का मूड बेहद खराब था। खाइल समझ गया, आज बात करने का सही दिन नहीं है। एलेनर और किकी भी वहां थी। किकी ने वेल और हैवी मेकअप लगाया था ताकि निशान छुप सके। वो एक कोने में रही, ध्यान खींचने से बचते हुए। कभी कभी कुछ औरतों से थोड़ी बात, बस उतनी ही। बच्चों को दूसरे कमरे में छोड़ दिया गया था, जब तक मरी ने कहा कि उसे रेस्टरूम जाना है। खाइल उसके साथ गया और बाहर इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर उस आदमी से टकराई जिसके बारे में वो इन दिनों बहुत ज्यादा सोच रहा था। खाइल को शायद एहसास नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत साफ लिखी थी। इतनी साफ कि उस आदमी ने वो नजर पकड़ ली। आखिरकार वो उसकी तरफ बढ़ा। 20 के आसपास उम्र, हल्के भूरे बाल, ना बहुत मस्कुलर, लेकिन इतना ताकतवर कि एक औरत और एक टीनेज लड़की को दबा सके। खाइल ने मुट्ठी भींच ली और अपने चेहरे को न्यूट्रल करने की कोशिश की। कुछ कहना है मुझे बैस्टर्ड? उस आदमी ने ताना मारा। खाइल चुप रहा। वो आदमी मुड़कर जाने लगा, लेकिन जाते जाते रुककर बोला, यकीन नहीं होता कि मेरे पास तुम जैसा भाई है। भाई? एक पल के लिए गैरी अपनी थकान तक भूल गया। ये खुलासा इतना अचानक था कि उसका दिमाग रुक सा गया। आज तक उसने डेमियन को कभी किसी का पिता मानकर नहीं देखा था, और अब कम से कम दो बेटे। अगर हालात अलग होते तो हरे बालों वाला ये टीनेजर कभी नहीं मानता कि खाई का अंडरडॉग्स के लीडर से कोई भी रिश्ता हो सकता है। उसका सीनियर ज्यादातर शक्ल सूरत अपनी मां से मिला हुआ लगता था। हाँ, हो सकता है पागलपन की कोई लकीर उसने अपने बाप से पाई हो, लेकिन अगर ऐसा था भी तो खाई उसे हैरान कर देने वाली हद तक छुपाए हुए था। रुको, अगर मरी का पिता असल में तुम्हारा भाई है, गेरी ने कहा, तो इसका मतलब तुम दोनों अंकल और नीस हुए। ये थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड नहीं है? खाई ने धीरे से सांस ली। जब हम पहली बार मिले थे तो मैंने उसे बस अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी समझा था, और उसके लिए मैं उसकी मां की बेस्ट फ्रेंड का बेटा था। हम बच्चे थे, हमने साथ खेलना शुरू कर दिया, बिना कुछ सोचे समझे।
वक्त के साथ हम और करीब आ गए। मैं मरी को परिवार की तरह ट्रीट करने लगा और बाद में पता चला कि वो सच में परिवार थी। हाँ, उस सच को जानना अजीब था, लेकिन ऑनेस्टली उसके बाद हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला। काय ने थोड़ा रुक कर कहा, और जहां तक तुम्हारे दूसरे सवाल की बात है, साइमन पूरी तरह मेरा बायोलॉजिकल भाई नहीं है। हमारा फादर एक ही है, डेमियन। साइमन उसका पहला बेटा था। मैंने सुना है कि उसकी मां उसे जन्म देते वक्त मर गई थी। पहला बेटा होने की वजह से उसे शुरू से सक्सेसर की तरह पाला गया। काय की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। मेरी मां मॉडल थी। उसके काम की वजह से उसकी नजर डेमियन पर पड़ी। क्योंकि वो मिसेस डिग्रेस की दोस्त थी, तो दोनों जिंदगियां टकरा ही गईं। और मुझे बताया गया है कि मेरे हाफ ब्रदर को पहली नजर में प्यार हो गया। कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी तरह दोनों साथ आ गए और मेरी मां इस पूरी गंदी दुनिया में खींच ली गई। गैरी को थोड़ा अजीब सा लगा। असल में उसे मरी के लिए दुख हुआ, सिर्फ उसके पिता की वजह से। वो अंडरवर्ल्ड में घसीट ली गई थी, और जब उसने सोचा तो उसे एहसास हुआ खाई के साथ भी यही हुआ था। इन दोनों में से किसी ने भी ये जिंदगी नहीं चुनी थी। फिर भी क्योंकि उसे पता था कि मरी और मिसेस डिग्रेस अभी ठीक हैं, तो कहानी का अंत बहुत बुरा नहीं होना चाहिए था। साइमन, गैरी ने खुद से बुदबुदाया, अंडरडॉग्स में रहते हुए मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। फिर उसने सोचा, ट्रांसपोर्टर होने के नाते ये मुमकिन था कि वो कभी उससे टकराया ही ना हो। जैसा मैं कह रहा था, खाई ने दर्द भरी नजर से कहानी आगे बढ़ाई। अपने हाफ ब्रदर को दूर जाते देख खाइल ने दांत भींच लिए। शुरू से ही उनका रिश्ता अच्छा नहीं था। उम्र का बड़ा गैप, कोई कॉमन बात नहीं। और खाइल को हमेशा शक रहा कि साइमन उसे नापसंद करता है। वो नहीं जानता था कि साइमन उसे नफरत करता है क्योंकि डेमियन ने उसकी मां से शादी की, या इसलिए कि उसे डर था खाइल कभी अंडरडॉग्स की लीडरशिप पर नजर न डाल दे। हे खाइल, तुम ठीक हो? मरी ने पूछा, रेस्टरूम से बाहर आते हुए। तुम थोड़े घबराए हुए लग रहे हो। हम, हाँ, बस सोच में खो गया था, काइल ने कहा। उसे मरी को देखकर अजीब सी राहत मिली। हाल ही में जिस स्कम ने उसे चोट पहुंचाई थी, उससे कहीं ज्यादा वो मरी के करीब था। फ्यूनरल बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ा। कुछ हाई रैंकिंग लोगों ने कंडोलेंसेस दी, फिर मरे हुए लोगों के दोस्तों और परिवार ने। उसके बाद शाम अंडरडॉग्स की इंटरनल मीटिंग में बदल गई। डेमियन और बाकी लीडर्स एक्सपेंशन प्लान्स पर बात कर रहे थे, और इस तरह की लॉसेस को दोबारा कैसे अवॉइड करें। काइल ने एक पल के लिए साइमन को खिकी से बात करते देखा। बात छोटी थी, और साइमन लीडर्स की तरफ चला गया। कुछ तो चल रहा है, काइल ने सोचा। चुपचाप वो पास सरक गया। पूरा बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन आइडिया मिल गया। साइमन को काफी इंपॉर्टेंट टास्क सौंपा गया था, और ये उसका पहला बड़ा काम था। डेमियन मुस्कुरा रहा था, अपने फेवरेट बेटे की पीठ थपथपाते हुए। गड़बड़ मत करना, डेमियन ने चिताया। उस रात खाइल को लगा था कि किकी और मरी साइमन के पास लौट जाएंगी, इसलिए वो हैरान हुआ जब सब साथ में होटल लौटे। टैक्सी में किकी खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ मम्मी? मरी ने पूछा। मुझे भी ठीक से नहीं पता, किकी ने कहा। उसने कहा अभी बेहतर होगा कि हम वहीं रहें जहां छुपे हुए हैं, और उसने मुझे अपार्टमेंट न आने की वार्निंग भी दी। लगता है अभी हम सेफ हैं। खाइल जानता था ये टेम्पररी है। शायद साइमन अपने टास्क पर फोकस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा वो फिर किकी के पीछे पड़ेगा। मैं मैं मरी को उस डीमन के पास वापस नहीं जाने दूंगा, काइल ने सोचा। अगला दिन वीकेंड था। काइल और मरी सुबह गेम्स खेल रहे थे। उसकी आंख काफी बेहतर थी, और लंबे समय बाद मैरी जीत गई। हे, मैंने कंट्रोलर रख दिया। तुम्हें क्या हो गया है? मैं इतनी आसानी से कभी नहीं जीतती। तुम्हारी उंगलियां देखो, स्लो मोशन में चल रही हैं। काइल हर दिन सोच रहा था मैरी और उसकी मां को कैसे बचाया जाए। उसने अंडरडॉग्स के बारे में रिसर्च शुरू कर दी थी। उसे पता चला बिट्रेयल और फेलियर अंडरडॉग्स में माफ नहीं होते। कुछ मेंबर्स गायब हो चुके थे। कुछ स्टोरीज काफी डरावनी थी। कल की बातों के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया था। मरी, काइल ने कहा, मुझे लगता है मेरे पास उस डीमन से तुम्हें बचाने का तरीका है। डीमन? मरी ने पूछा। साइमन, काइल ने जवाब दिया, मैंने सुना है उसके पास एक बहुत बड़ा टास्क है। अगर वो फेल हुआ तो मेरे पिता उसे गैंग से बाहर निकाल सकते हैं, और अगर वो बार बार गड़बड़ करे, या अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि उसने पैसे चुराए, तो उसका पूरा सपोर्ट खत्म हो सकता है। मरी डर गई। काइल की आंखों में कुछ डेंजरस था, एक ऑब्सेशन। वो सही थी।
काइल काफी वक्त से साइमन को सैबोटाज करने के तरीके सोच रहा था। ये बहुत डेंजरस है, मरी ने कहा। ये मूवीज नहीं है। अगर पकड़े गए तो तुम अपने ही भाई के खिलाफ जा रहे हो। अगर उसे पता चला तो वो क्या करेगा? हमारे पास चॉइस है, काइल ने पलटकर कहा। उस दिन अगर वो और आगे बढ़ जाता तो शायद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाता। तुम्हें या तुम्हारी मां को। तुम्हारी मां ने मुझसे कहा था तुम्हारा ख्याल रखने को। ये मेरा मौका है। मेरी चुप हो गई। वो दोनों सिर्फ टीनेजर्स थे, वो क्या ही कर सकते थे। मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, खन ने कहा। मुझे बस एक चीज चाहिए, उस घर का एड्रेस जहां तुम उसके साथ रहती थी। अगर साइमन नहीं चाहता कि वो वहां लौटे तो जरूर कुछ छुपा रहा था। अगर काइल अंदर घुस सके तो सब कुछ खत्म हो सकता था। मेरी ने उसकी आंखों में देखा और उस इंटेंसिटी से डर गई। आखिरकार उसने एड्रेस बता दिया। पूरे स्कूल लाइफ में काइल को कई नामों से बुलाया गया था। कुछ हार्मलेस, स्मार्ट चाइल्ड और कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड, जीनियस इन द मेकिंग। एलेनर हैम्पर ने कभी भी अपने बेटे की इंटेलिजेंस को कम नहीं आंका। आखिर वही थी जिसने स्कूल के बाहर खुद उसे पढ़ाया था। लेकिन उसने भी कभी उसे 100 साल में पैदा होने वाला टैलेंट जैसा कुछ नहीं कहा। उसके लिए सबसे जरूरी बस इतना था कि उसका बेटा बड़ा होकर अपने गिफ्ट का इस्तेमाल ऐसी चीज में करे जो उसे खुश रखे। दुनिया क्या सोचती है, उससे एलेनर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही एक वजह थी कि काइल अपनी मां से दिल से प्यार करता था। इतनी सारी तारीफों के बीच काइल ने हमेशा कोशिश की कि वो हर चीज में बेस्ट बना रहे, ताकि उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर सके जो शुरू से सबने उस पर लाद दी थी। लेकिन ये जानना कि उसकी मां, जिसकी राय उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, पहले से ही उससे खुश है, उस दबे हुए प्रेशर को काफी हद तक कम कर देता था। एक वक्त ऐसा भी आया, लगभग उसी दौर में जब उसकी मुलाकात मरी से हुई। काइल ने अपनी मां की सलाह माननी शुरू की। लाइफ में बैलेंस, कभी गेम्स, कभी स्पोर्ट्स। फिर भी अपने तेज दिमाग की वजह से वो क्लास में टॉप पर बना रहा। टीचर्स जब भी स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए उसका नाम आगे बढ़ाते, वो मना कर देता। उसके लिए फ्री टाइम ज्यादा कीमती था। किसी मायने में गैंग लीडर का बेटा होने के बावजूद काइल अब तक एक गुडी शूज की तरह जिंदगी जी रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद इनिशिएटिव लेकर स्कूल स्किप करेगा और ऐसा काम करेगा जो डेंजरस ही नहीं, लगभग सुइसाइडल था। मरी और आंट किकी हमारे साथ खुश हैं, फिर भी सब कुछ तुम ही बर्बाद कर रहे हो, काइल ने सोचा। जब वो स्कूल के गेट से सीधे आगे बढ़ गया, वो चलता रहा और पीछे से मरी उसे चिंतित नजरों से देखती रही। आखिरकार उसे स्कूल जाना ही था। हम कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना? मतलब वो क्या ही कर सकता है? मैरी ने खुद से सोचा और कहीं न कहीं उम्मीद की कि काइल लास्ट मोमेंट पर पीछे हट जाएगा। लेकिन काइल का रास्ता कहीं और जा रहा था। वो अपने हाफ ब्रदर के एड्रेस की तरफ बढ़ रहा था। दोपहर का वक्त था। उसे पूरा यकीन था कि साइमन घर पर नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसके पास उसका प्लान था। किसी भी हालत में उसे उससे सामना नहीं करना था। एड्रेस स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। स्लफ वैसे भी टियर 3 टाउन था, कोई बड़ा सिटी नहीं। करीब 2 घंटे में पूरा टाउन पैदल घूमा जा सकता था। काइल को सिर्फ 30 मिनट लगे। वो एक अपार्टमेंट ब्लॉक के सामने रुका। इलाका ना बहुत खराब था, ना बहुत अच्छा। डेमियन चाहे तो साइमन और डिग्रेसिस को बेस्ट एरिया में रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि साइमन को एक दिन गैंग संभालनी थी। डेमियन चाहता था कि वो नीचे से सीखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने खुद किया था, बिना एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस, ताकि वो अंडरडॉग्स का लीडर कमाकर बने। काइल की जिंदगी इससे बिल्कुल अलग थी। उसकी मां के साथ लग्जरी अपार्टमेंट्स, अनलिमिटेड स्पेंडिंग और हर सुविधा। एलेनर ने अपने हस्बैंड से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था, बस एक बात पर वो अड़ी रही। काइल को गैंग बिजनेस से दूर रखा जाएगा, और क्योंकि डेमियन के पास पहले से सक्सेसर था, उसने मान लिया। सोचते सोचते काइल को एहसास हुआ, शायद यही एक वजह थी कि साइमन उससे इतनी नफरत करता था। दोनों की जिंदगी पूरी तरह अलग थी, लेकिन इससे उसके फैमिली के साथ उसका बिहेवियर कभी जस्टिफाई नहीं होता। यहां तक कि उसका पिता, जो गैंग लीडर था, उसने भी कभी उसकी मां पर हाथ नहीं उठाया। मैरी ने बताया था, वो रोज सुबह 10 AM पर काम के लिए निकलता है और रात लेट तक लौटता नहीं। ज्यादातर 10 PM के आसपास और अक्सर ड्रंक। उसी वक्त मां और उसके बीच लड़ाई होती है। काइल को याद आया। उसने फोन देखा। 10 AM में अब सिर्फ 15 मिनट्स थे। गैंग मेंबर्स की डेली रन्स होती थीं, जब तक कोई स्पेशल दिन न हो।
काइल ने इंतजार करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद डोर खुला। काइल ने फोन देखा। साइमन एग्जैक्ट टाइम पर निकला। काइल हॉलवे के कॉर्नर में छुपा हुआ था, स्टेयरकेस के दूसरे छोर पर। उसे यकीन था साइमन अपर एग्जिट से जाएगा। उसकी कार उसी साइड पार्क्ड थी। उसने कुछ मिनट और इंतजार किया ताकि यकीन हो जाए कि वो कुछ भूलकर वापस नहीं आएगा। फिर उसने एक नंबर डायल किया, अपार्टमेंट का होम फोन। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उठाएगा। बस ये चेक करना था कि अंदर कोई और तो नहीं है। कई रिंग्स के बाद भी कोई जवाब नहीं। काइल तेजी से डोर तक पहुंचा। हैंडल न्यू टाइप का था, फिंगरप्रिंट या पिन से खुलने वाला। मैरी ने उसे पिन दे दिया था। नंबर्स डालते ही वो अंदर चला गया। डोर उसके पीछे बंद हुआ और पहली बार उस अपार्टमेंट को देखा जहां मरी और उसकी मां उस इंसान के साथ रहने को मजबूर थी। काइल का पहला काम किचन जाना था। ड्रॉर से एक स्पून निकाली और डोर हैंडल पर टिका दी। अगर कोई अंदर आए तो उसे वार्निंग मिल जाएगी। हाँ, स्पून दिखना खुद में एक गिव अवे था, लेकिन बेटर देन गेटिंग कॉट रेड हैंडेड। और किस्मत अच्छी रही तो शायद साइमन इसे इग्नोर कर दे। वो अपार्टमेंट, काय ने कमजोर आवाज में कहा, हार्ड ग्राउंड पर बैठा हुआ। गैरी थोड़ी दूरी पर था। अगर मैंने अपनी मां की बात सुनी होती और बेवजह नाक नहीं घुसाई होती तो शायद मैं आज भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता। अपार्टमेंट का मेन रूम ओपन प्लान था। किचन और लिविंग रूम एक ही बड़े स्पेस में। काइल ने उस पूरे एरिया पर बस एक क्विक नजर डाली। ज्यादा देर नहीं रुका। उसे पहले से ही उम्मीद नहीं थी कि यहां कुछ खुले में मिलेगा। मानना पड़ेगा, इतना भी बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ सामने छोड़ दे। काइल ने सोचा। टीवी कैबिनेट के नीचे का एक ड्रॉर बंद करते हुए दाईं तरफ एक हॉलवे थी जो कई रूम्स में जाती थी, बाथरूम, बाकी बेडरूम्स और सबसे जरूरी ऑफिस। इंफॉर्मेशन मिलने की सबसे ज्यादा संभावना यही थी। काइल बिना रुके सीधे वहीं गया। केयरफुल भी रहना है और फास्ट भी। कहीं ऐसा न हो कि ये आज वर्क फ्रॉम होम का प्लान बना ले और जल्दी लौट आए। ऑफिस में कदम रखते ही काइल रुक गया। रूम पूरी तरह मेस था। सामान इधर उधर बिखरा हुआ। डेस्क पर पेपर्स, नोट्स, कुछ भी प्रॉपरली रखा नहीं था। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा काइल खुद रखता। दोनों हाफ ब्रदर्स कितने अलग हैं, ये साफ दिख रहा था। डैम, ये मुश्किल कर देगा, काइल ने सोचा। अगर सब नीट होता तो चीजें वापस परफेक्टली रख सकता था। लेकिन ये ऐसा इंसान लगता है जिसका मेस भी उसका अपना सिस्टम फॉलो करता है। अगर कुछ हिलाया तो उसे पता चल जाएगा कि कोई आया था। आखिरकार काइल ने फैसला किया, जो सरफेस पर मिले उसी से काम चलाना होगा। थोड़ी देर डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन हाथ लग गई। लैपटॉप के फ्रंट पर कई स्टिकी नोट्स चिपकी थी, डेट्स, गैंग मेंबर नेम्स, टाइम्स। बाकी पेपर से मैच करते ही काइल समझ गया उसने जैकपॉट मार लिया है। सीरियसली, ये लैपटॉप में नोट्स क्यों नहीं रखता? काइल ने सोचा। शायद डरता है कि कोई हैक न कर ले। जो भी हो, मेरे लिए इजी हो गया। काइल ने फोन निकाला, इंपॉर्टेंट चीजों की फोटोज ली और अपने नोट्स बनाने लगा। साइमन की पोजीशन काफी ऊंची थी, इसलिए उसके पास प्लान्ड अटैक्स, अंडरडॉग्स के सेफ हाउसेस और उन एस्टैब्लिशमेंट्स की लिस्ट थी जिन्हें गैंग टेक ओवर करने वाली थी या रेजिस्ट करने पर अटैक करने वाली थी। सबसे आसान तरीका उसकी मिशन सैबोटाज करना। बस दूसरी गैंग्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। यहां तो ट्रांसपोर्टर्स के ड्रॉप्स की पूरी लिस्ट है। एक नोट पर ऊपर लिखा था, एनआईआरवी नीचे स्क्रिबल किया हुआ, पार्सल। काइल को नहीं पता था डिलीवर होना था या लिया जाना था, लेकिन इतना काफी था। बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जिनका कॉन्टेक्स्ट उसे समझ नहीं आया। फिर भी जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी उसी से वो इनफ डैमेज कर सकता था। मिशंस फेल होंगी, अंडरडॉग्स को लगेगा कि अंदर कोई रैट है, और तब साइमन पर शक जाना नेचुरल होगा। शायद उसे फ्रेम भी करना न पड़े। आखिर कौन सोचेगा कि ये सब एक 13-year-old लड़के ने किया? फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही। काइल ने सोचा, इतनी बड़ी बात क्या थी कि वो किकी और मारी को वापस नहीं चाहता? ये तो अंडरडॉग्स का डेली बिजनेस लग रहा है। कुछ शॉकिंग नहीं। शायद असली बात लैपटॉप में या पेपर्स के नीचे छुपी हो। लेकिन रिस्क लेने के बजाय काइल ने सब वैसा ही छोड़ दिया। रूम से निकलते हुए उसने ग्लव्स पहने रखे। कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। पुलिस इन्वॉल्वमेंट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कॉशन बेहतर था। हॉलवे में कदम रखते ही काइल के मन में डाउट आया, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? अगर इंफॉर्मेशन लीक हुई तो सिर्फ साइमन ही नहीं, बाकी लोग भी खतरे में होंगे। अगर किसी की जान चली गई तो उसका दिमाग इधर उधर भाग रहा था। हाँ, वो गैंगस्टर्स थे, लेकिन हर किसी ने हाथ गंदे किए हों ये भी जरूरी नहीं।
सोचते सोचते खाइल एक डोर के सामने आ खड़ा हुआ। छोटा सा साइन लगा था, मरीज रूम। सोचे बिना उसका हाथ डोर खोल चुका था। अंदर एक ब्राइट पिंक वर्ल्ड, पिंक प्लशीज, पिंक बेडशीट्स, पिंक कर्टन्स, हर तरफ पिंक हो। ये सब क्या है? उसे याद नहीं था कि मैरी ने कभी पिंक पहना हो। उसका इमेज तो गेम्स खेलने वाली, स्पोर्ट्स करने वाली, ऑलमोस्ट टॉमबॉय टाइप थी। या फिर ये सिर्फ मेरे सामने ही ऐसी रहती है? क्यूरियोसिटी जीत गई। बेड थोड़ा बिखरा था और तभी उसकी नजर डोर के पीछे गई। एक बड़ा सा डेंट, पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन ऐसा जैसे किसी ने जोर से मारा हो। खाइल को याद आ गया, वो यहां क्यों आया था। पिलो के पास नोटबुक का एक कॉर्नर दिख रहा था। उसने उसे बाहर निकाला। डायरी थी। बिना सोचे उसने पेजेस पलटने शुरू किए। शुरुआत में नॉर्मल बातें थीं, दिन कैसा गया, छोटी छोटी बातें। लेकिन धीरे धीरे एंट्रीज कम होती गई। क्लासिक डायरी फेज। खाइल के चेहरे पर हल्की सी स्mirk आई, जो तुरंत गायब हो गई। एक पॉइंट के बाद टोन बदल गया। कई ब्लैंक पेजेस के बाद एक पेज पूरी तरह एंग्री स्क्रिबल से भरा था। लाइंस के बाहर लिखे शब्द गुस्से से। मैं समझ नहीं पा रही, वो इतना गुस्सा क्यों करता है? वो मामी को क्यों मारता है? कुछ पेजेस बाद, काश वो इंसान हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। हम बार बार इस जगह पर क्यों लौट आते हैं? पेजेस थोड़े गीले थे। खाइल समझ गया, ये आंसुओं के निशान थे। अगली एंट्री, बस एक ही शब्द बार बार लिखा हुआ, इतनी बार कि पेपर ऑलमोस्ट फट गया। प्योर हेट्रेड। और टारगेट उसे पता था। खाइल ने डायरी जोर से बंद कर दी। उसका फैसला हो चुका था, वो यहां नहीं रह सकता। रूम से निकलते हुए उसने सब कुछ जैसा था वैसा रखा। डोर बंद किया और हॉलवे में आगे बढ़ा। तभी खाइल रुक गया। पहले उसे लगा ये उसके अपने कदम हैं, लेकिन जब वो बिल्कुल रुका, फेंट लेकिन कंटिन्यूअस, आगे बढ़ते ही आवाज साफ होने लगी। खाइल उस डोर के सामने रुका जहां से आवाज आ रही थी। बाथरूम। जिस तरह के काम में उसका परिवार था और खासकर उसका हाफ ब्रदर, खाइल को अंदाजा हो गया था कि बाथरूम के उस डोर के पीछे क्या हो सकता है। दबी हुई चीखें किसी ऐसे इंसान की लग रही थी जो अंदर फंसा हुआ था। अब सब कुछ एकदम साफ हो गया था। इसीलिए साइमन ने डिग्रेसिस को कहा था कि जब तक वो खुद न बुलाए, दूर ही रहे। मुझे बस निकल जाना चाहिए, खाइल ने खुद से कहा। साइमन को ट्रबल में डालने के लिए मेरे पास ऑलरेडी काफी कुछ है। वो डोर की तरफ बढ़ा, लेकिन अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बजाय मेन किचन में रुक गया। उसका हाथ नाइफ की तरफ चला गया। नहीं, डैड सच में साइमन की परवाह करता है। शायद कुछ फेल्ड टास्क्स उसे अंडरडॉग से निकालने के लिए काफी न हो। सब कह रहे थे कुछ बड़ा है, शायद यही वो चीज है। नाइफ हाथ में लेकर खाइल वापस बाथरूम डोर के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसने दबे पांव वापसी की और अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद अंदर वाले ने सोच लिया था कि वो चला गया है। अगर वो सिर्फ बंद होता तो बैंगिंग सुनाई देती। खाइल ने सोचा, 90% श्योर हूं साइमन ने उसे बांध रखा है। फिर भी जस्ट इन केस उसकी नजर नाइफ पर गई। खाइल ने कभी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की थी। वो एथलेटिक था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, लेकिन लड़ाई या वायलेंस उसकी दुनिया नहीं थी। अगर वो गैंग मेंबर बनता तो शायद सबसे खराब होता। हॉलवे में उसकी नजर फिर मरी के रूम पर गई। डायरी याद आ गई। उसने गहरी सांस ली और डोर हैंडल घुमा दिया। डोर खुलते ही उसने बाथटब में एक मेल फिगर देखा। पहले बस घुटने दिखे, इतना काफी था यह कंफर्म करने के लिए कि अंदर कोई है। वो बाथटब में सिकुड़ा हुआ था। खाइल को कोई रस्सी नहीं दिखी, लेकिन अब उसे और प्रूफ की जरूरत नहीं थी। थोड़ा साहस जुटाकर खाइल ने डोर और खोला। पूरा बाथरूम दिखा, और जो उसने देखा उससे उसका हाथ लगभग नाइफ छोड़ी बैठा। बाथटब में एक बुरी तरह घायल आदमी था। शरीर पर गहरे निशान, सूजी हुई आंखें और दीवार पर खून के निशान। कुछ छींटे दीवारों पर भी थे। यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि यहां क्या हुआ होगा या वो आदमी कितना दर्द सह चुका होगा। खाइल का पेट उलटने लगा। कॉम डाउन। मैं उल्टी नहीं कर सकता। यह बस एक गेम सीन है। मूवीज में इससे ज्यादा देखा है। वो खुद को झूठा भरोसा दे रहा था, लेकिन बाथटब में पड़े आदमी ने उसे देख लिया था। खाइल नहीं था। यह देखकर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। दबी हुई आवाज फिर से आने लगी। वो बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह पर टेप लिपटी हुई थी, बस नाक से सांस लेने लायक जगह। हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मतलब वो भी बंधे थे। खाइल डोर पर ही फ्रोजन खड़ा रहा। मैं सोच क्या रहा था, किस बात की उम्मीद लेकर आया था? अगर मैंने इसे आजाद किया तो साइमन को पता चल जाएगा कि मैं यहां था, और अगर मैं चला गया
तो ये आदमी मुझे देख चुका है। बाथरूम में टॉर्चर के टूल्स पड़े थे, टेप भी। शायद बस इसका मुंह खोल दूं, कम से कम पता चले ये यहां क्यों है। वो देर तक वापस नहीं आएगा और ये आदमी मुझे नहीं जानता। काइल ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, हे, मैं एक्सीडेंट से यहां आ गया हूं। मैं तुम्हारे मुंह की टेप हटाऊंगा। मैं अकेला हूं, तो प्लीज चिल्लाना मत। मैं यहां होना भी नहीं चाहिए था। आदमी ने जल्दी जल्दी सिर हिला दिया। काइल ने नाइफ से टेप काटनी शुरू की। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। इतना पास आकर सब कुछ रियल लगने लगा था। आखिरकार टेप निकल गई और काइल के हाथों पर थोड़ा खून लग गया। थैंक यू। आदमी की आवाज कमजोर थी। अगर मेरे हाथ पैर खोल दो तो हम यहां से निकल सकते हैं। मुझे नहीं पता आप कौन हैं मिस्टर। काइल ने कहा, आधा एक्टिंग आधा सच। जैसा मैंने कहा, मैं यहां नहीं होना चाहिए। शायद पुलिस को कॉल कर दूं, वो उसके आने से पहले यहां पहुंच जाएं। नहीं, प्लीज नहीं। आदमी गिड़गिड़ाया, आंसू बहने लगे। काइल ने जमीन से टेप उठा ली ताकि अगर वो चीखा तो फिर से मुंह बंद किया जा सके। तभी आदमी की आंखें फैल गई। रुको, मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हें पहले देखा है। तुम डेमियन के दूसरे बेटे हो, है ना? नाम केन नहीं, केविन। आह, काई, मैं अंडरडॉग्स का मेंबर हूं। प्लीज अपने डैड को कॉल करो। उन्हें बताओ कि टिम कर्डी जिंदा है और मैं यहां हूं। यह सुनते ही काइल का दिमाग घूम गया। टिम कर्डी उस हालत में पहचानना मुश्किल था, लेकिन काइल को याद आया। वो आदमी पहले डेमियन के आसपास रहा करता था और हाल ही में भी फ्यूनरल में, लेकिन एक फोटो के रूप में, एक डेड आदमी की। ये हो क्या रहा है? काइल ने सोचा। वो समझ पाता। मेन रूम से मेटल टकराने की आवाज आई। क्लैंक।